दोस्तों ये कैंडी सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लास्ट के 4 एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा, कहीं पे भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो बिना टाइम बर्बाद किए तो चलिए इस सीरीज का लास्ट 4 एपिसोड मिलके देखते हैं। तो 5 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमएलए मणि राणावत जी गाँव को मसान से सुरक्षित रखने के लिए कुलदेवी के पास बलि चढ़ाते हैं। फिर वो जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं बायु उनके घर के सामने एक अश्लील छवि बना के चला गया है। इसे देख के एमएलए मणि राणावत जी कहते हैं शायद कल रात का सबक बायु के लिए थोड़ा कम पड़ गया, चलो गाड़ी निकालो, बायु से जरा मिल के आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बायु को किसी सर जी का कॉल आता है और वायु कहता है कि आपका काम हो जाएगा सर जी, आप ऐसे ही मुझे अपने साथ रखिए और देखते जाइए हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो वायु का दोस्त पूछता है अरे ये सर जी कौन है, पर वायु कुछ नहीं बताता, उल्टा कहता है कि भाई तू अपने काम से काम रखना। फिर हम देखते हैं जयंत सर और रितिका स्कूल के चर्च गए हैं। दरअसल क्लास 10th में जब रितिका के साथ वो मसान वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो इसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को बताया था और वो प्रिंसिपल ने रितिका को कहा था गलती तुम्हारी है, तुम्हें संजय के साथ नहीं जाना चाहिए था, और फादर मार्कस के साथ थेरापी सेशन कराते हैं। जयंत सर जब इसके बारे में प्रिंसिपल को पूछते हैं तो वो कहते हैं मिस्टर जयंत आप खुद सोचिए, मसान वाले कहानी पे कोई भरोसा करेगा क्या? ये बच्चियां खुद की गलती छुपाने के लिए कुछ भी कहानी बना लेती हैं। दोस्तों प्रिंसिपल सर की बातों से हम ये देख पा रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी स्कूल के नाम को खराब नहीं करना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्हें रितिका की बात पे भरोसा नहीं होता है और वो उस बात को दबा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल्कि मेहुल को मिस करके रो रही होती है। फिर जयंत सर की वाइफ कहते हैं जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर अभी तुम्हें आगे की जिंदगी पॉजिटिव थॉट के साथ जीना है। तभी जयंत सर की वाइफ कल्कि के गर्दन पे भी वो मसान का मार्क देखते हैं, पर वो इस बारे में कल्कि को कुछ नहीं कहते और बाद में जब जयंत सर घर आते हैं तो उन्हें ये बता देते हैं। डीएसपी रत्ना और जयंत सर लीना के घर जाते हैं उससे ये जानने के लिए कि दरअसल 4 साल पहले हुआ क्या था। पर दोस्तों 4 साल पहले लीना के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद लीना ट्रॉमा में चली गई है और हमेशा अकेली गुमसुम रहती है। फिर लीना के पेरेंट्स कहते हैं हमने इसे बहुत सारे थेरापिस्ट के पास लेके गए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। बस उस दौरान लीना ने जो बताया उससे थेरापिस्ट ने एक स्केच बनाया था और वो कुछ ऐसा दिखता था। लीना के पापा कहते हैं मसान ने जब लीना को जख्मी हालत में छोड़ा था तो हम इसे तुरंत अस्पताल लेके गए, वहाँ पे पता चलता है कि लीना के साथ बलात्कार हुआ है। फिर लीना की माँ कहते हैं मुझे पूरा शक है कि ये काम वायु राणावत का है, पर पुलिस उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उल्टा रुद्रकुंड में ये कहा गया कि लीना के ऊपर मसान का श्राप था, इसीलिए ये हुआ। फिर डीएसपी रत्ना लीना से बात करने की कोशिश करती हैं और उन्हें पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ ये जो भी हुआ ये वायु ने किया है? तभी लीना बार बार वायु के नाम लेके रोने लगती है और कुछ नहीं बताती। फिर डीएसपी रत्ना और जयंत सर यहाँ से चले जाते हैं। जयंत सर डीएसपी रत्ना से कहते हैं कैंडी, मसान, मेहुल, लीना ये सभी घटना अंत में जाके वायु राणावत से ही जुड़ती है। आप मानो या ना मानो ये मसान के कांड में वायु का कुछ ना कुछ तो योगदान जरूर है। फिर हम देखते हैं डीएसपी रत्ना भी जयंत सर की बातों पर यकीन करती हैं। फिर वो डिसाइड करती हैं कि वायु को अरेस्ट करेंगी, पर इसके लिए तो उन्हें सबूत चाहिए होगा। इसीलिए वो वायु को कॉल करते हैं और कहते हैं चलो आज रात 9 बजे हम बोट क्लब पे डेट पे चलते हैं। तो वायु मान जाता है। वायु की अश्लील छवि देखने के बाद गुस्से में एमएलए मणि राणावत उसके पास आते हैं, पर इस बार वायु कल रात उसे जो जलील किया गया था उसका बदला लेता है। वो एमएलए मणि राणावत यानी कि अपने पापा के ऊपर सभी लोगों के सामने हाथ उठाता है। दरअसल दोस्तों जंगल का ये एरिया वायु के अंडर में आता है। यहाँ पे उसके सभी आदमी के पास गन होते हैं, इसीलिए एमएलए के लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पाते। बेटे से थप्पड़ खाने के बाद एमएलए मणि राणावत जी यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं और कहते हैं वायु ने जो मेरे साथ किया उसका परिणाम मुझे भुगतना ही पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा बेटा है। फिर हम देखते हैं जॉन, इमरान, संजय जयंत सर के पास आते हैं और जिस रात मेहुल की मौत हुआ था उस रात के बारे में बताते हैं। दरअसल संजय मेहुल को उस पार्टी में देख लिया था। इससे पहले कि वो मेहुल के पास पहुंचता वो भीड़ में कहीं छुप जाता है और हमें वो नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं अगर उस दिन मेहुल हमें मिल जाता तो मेहुल के साथ ये हादसा नहीं होता। फिर इमरान जयंत सर को मसान की मार्क के बारे में बताता है। वो कहता है सर मेरे गर्लफ्रेंड के गले पे भी ये मसान का मार्क है और हो सकता है स्कूल की बाकी लड़कियों के गले पे भी ये हो। ये सब बता के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वायु पूरे सज धज के डेट पे आया हुआ होता है, पर डीएसपी रत्ना डेट पे नहीं आती है।
हैं। उल्टा वो और जयंत सर वायु के कैंडी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें यहाँ पे वायु के खिलाफ कोई सबूत मिले। पर ये बात वायु के दोस्त को पता चल जाता है। वो सीसीटीवी में इन दोनों को फैक्ट्री के अंदर जाते हुए देख लेता है। फिर वायु को वहीं क्लब में छोड़ के वो तुरंत कैंडी फैक्ट्री के लिए निकलता है। पर वो वायु को इसके बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि डीएसपी रत्ना डेट पे नहीं आने की वजह से वायु दुखी होकर यहाँ पे दारू पी रहा होता है। फिर डीएसपी रत्ना और जयंत फैक्ट्री को देख के समझ जाते हैं कि ड्रग्स वाले कैंडी यहीं पे बनाया जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ से कोई सबूत अपने साथ ले जाते, वायु के दोस्त यहाँ पे पहुंच जाता है और जयंत सर के ऊपर गन तान देता है और गोली चला देता है। इसी के साथ ये 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं वायु के दोस्त दरअसल जयंत सर को मारा नहीं होता है। तभी यहाँ पे डीएसपी रत्ना पहुँच जाते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं और डीएसपी रत्ना कहती हैं तुम आज जिसे बचा रहे हो एक दिन ये खुद तुम्हें मार डालेगा। फिर वायु का दोस्त कहता है आपको सच जितना बड़ा दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये आपके सोच से भी कई बड़ा है। वायु की दोस्त इन दोनों को मारता नहीं है बल्कि इन दोनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। फिर डीएसपी रत्ना और जयंत वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वायु अपने ड्रग्स वाला कैंडी का प्रोडक्शन बढ़ाता है और अपने कुछ गुंडे मवाली वाले दोस्त को बुलाता है और एक नया गन भी खरीदता है। फिर हम देखते हैं फिर अचानक लीना अपने पापा से कहती है मुझे सबको सच बताना है। फिर लीना डेवियस स्कूल में आती है। यहाँ पे जयंत सर सभी को बुलाते हैं। फिर जयंत सर लीना के द्वारा बनाया गया उस स्केच को इमरान की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं और वो कहता है जी सर यही था, यही है मसान। दरअसल दोस्तों इसने भी मसान को उसी कैंपिंग लोकेशन में पाया था जहाँ पे रितिका को मिला था। इसने भी कैंडी खाई थी और बेहोश हो गई थी और होश आने के बाद देखती है कि उसकी गर्दन में वो मार्क था। दरअसल दोस्तों मसान के द्वारा इन सभी के साथ बेहोशी की हालत में बलात्कार किया गया था। ये सच जानते हुए भी लड़कियां इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर एक एक करके सभी लड़कियां यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उस इंसिडेंट के बाद उन्हें मेंटली क्या क्या झेलना पड़ा। पर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि कल्कि यहाँ पे सभी की बातें सुनती तो है लेकिन अपने इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पे डीएसपी रत्ना लीना से पूछते हैं तुम्हारे साथ ये जो भी हुआ क्या ये वायु ने किया था? तो लीना कहती है जी नहीं, वो वायु नहीं था, वायु ने कुछ नहीं किया। वो तो मेरे साथ ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे मिलने के लिए मेरे घर पे भी आया था और वो मुझे सॉरी कह रहा था। अगर उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जाता तो तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट कभी नहीं होता। फिर हम देखते हैं जयंत सर कल्कि से पूछते हैं क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते थे? तो कल्कि कहती है जी नहीं, मेरे पापा परफेक्ट तो नहीं थे लेकिन वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। फिर जयंत सर कल्कि से पूछते हैं जब सभी बच्चों ने अपने इंसिडेंट शेयर किया तो तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम्हारे गर्दन पे ये मसान का मार्क आया कैसे? फिर कल्कि कहती है स्कूल से घर वापस आते टाइम मैं बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो गर्दन पे ये मार्क था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वायु के दोस्त डीएसपी को गन पॉइंट पे किडनैप कर लेता है जहाँ पे और भी लोग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल वायु की ये दोस्त एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का टीम लीडर है। वो दरअसल वायु के साथ इसीलिए है ताकि वो इस ड्रग्स का ओरिजिनल सोर्स का पता लगा सके। दरअसल दोस्तों वायु की कैंडी फैक्ट्री में कैंडी में सिर्फ ड्रग्स मिला के बेचा जाता है लेकिन वायु ड्रग्स बनाता नहीं है, ड्रग्स कहीं और बनता है और जो ड्रग्स वायु को देते हैं उन्हें वायु सरजी कहता है। आज रात एक बहुत ही बड़ा डील होने वाली है, सरजी भी ये डील पे आ सकते हैं तो आज हम वहाँ पे रेड करेंगे। फिर रेड होता भी है, डीएसपी रत्ना भी इनके साथ शामिल हो जाती है। वायु की एंटी नार्कोटिक वाला दोस्त उसे रेड से बचा लेता है और उसे साइड पे ले जाता है ताकि वायु की भरोसा जीत जाए और वायु से पता लगा सके कि ये सरजी आखिर है कौन। तभी वायु का सरजी का कॉल आता है और वो वायु को बता देते हैं तुम्हारे दोस्त दरअसल एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट से है। तो वायु उसके कंधे पे गोली मार देता है पर उसे जान से नहीं मारता। फिर वायु कहता है कि मैं जिस पे भी भरोसा कर रहा हूँ वो मेरे भरोसा तोड़ दे रहे हैं, सिर्फ सरजी ही एक है जिनके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। फिर वायु गुस्से से कहता है तुझे जो करना था तू करता लेकिन रत्ना को इसमें क्यों शामिल किया? तुझे पता है उसकी एक छोटी बच्ची भी है। फिर वायु यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो डीएसपी रत्ना को उसकी बेटी के साथ एक सेल्फी भेजती है और कहती है कि जल्दी आ जा, टाइम कम है। फिर डीएसपी रत्ना तुरंत अपने घर पहुंच जाती है और देखती है उनकी बेटी सही सलामत है और देखती है वायु एक लेटर के साथ रत्ना के लिए पैसों से भरा एक बैग छोड़ के गया है। काश तुम और मैं किसी और दुनिया में मिलते जहाँ पे तुम डीएसपी ना होती और मैं ये वाला वायु ना होता, बात ही कुछ और होती। और हाँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है।
फिर हम देखते हैं बायू अपने सरजी से मिलता है और कहता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों तभी सरजी बायू के ऊपर गोली चला देते हैं और वो यहीं पे मर जाता है। ये खबर सुनने के बाद डीएसपी रत्ना रोने लगती है और एमएलए मणि राणावत के लिए काम करने वाला लंबू फिर वो एमएलए को गुस्से से कहता है, पड़ गया आपके कलेजे को ठंडक, आपने बायू बाबा को क्यों मारा? तो मणि राणावत कहता है, पागल हो गया क्या बोल रहा है, मैं क्यों मारूंगा बायू को? फिर वो कहता है, किसी ने बायू बाबा को मार डाला है, सर पे गोले मारी है बायू बाबा की, बीच रास्ते में पड़े हैं वो। ये खबर सुनने के बाद एमएलए मणि राणावत अंदर से टूट जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो 7 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैन सर फादर मार्कस से मिलने गए होते हैं और फादर को कहते हैं, ये आपको लगता है कि आपने लड़कियों की मदद की, दरअसल आपने इस बात को दबाने में हेल्प किया है। तो फादर कहते हैं, देखिए मैं आपके साथ बहस तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं बस लड़कियों के साथ वही किया जो मुझे खुद गॉड ने करने के लिए कहा। तो जयंत सर कहते हैं, तो पूछिए ना अपने गॉड से कि मसान कौन है, ताकि हमें उसे पकड़ने में मदद मिले। फिर हम जयंत सर के क्वार्टर में देखते हैं जहाँ पे बिजली चली गई होती है और यहाँ पे जयंत सर की वाइफ और कल्कि अकेली होती है। इससे पहले कि मसान कल्कि के ऊपर हमला करता, जयंत सर की वाइफ एक लोहे की रोड से मसान के ऊपर अटैक करते हैं और मसान को जख्मी कर देते हैं और मसान यहाँ से चला जाता है। फिर जब जयंत सर आते हैं ये उन्हें पूरा इंसिडेंट बताते हैं। तो जयंत सर कहते हैं, इसका मतलब मसान को चोट पहुंचाया जा सकता है, मतलब मसान को भी मारा जा सकता है। जयंत सर का पूरा शक बायू राणावत के ऊपर जाता है। तो डीएसपी रत्ना को कॉल करके कहते हैं कि कल रात मेरे घर पे हमला हुआ था और मुझे पूरा शक है कि ये बायू ने किया होगा। तभी डीएसपी रत्ना कहती हैं कि कल रात बायू को किसी ने मार डाला है, तो ये बायू कैसे कर सकता है? तो ये सुनने के बाद जयंत सर कॉल रख देते हैं और वो सोचते हैं अगर ये हमला बायू ने नहीं कराया तो ये जरूर उसके पिता एमएलए मणि राणावत ने कराया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमएलए मणि राणावत जी बायू की अंतिम संस्कार करते हैं और मीडिया में आके कहते हैं, रुद्रकुंड का एक नियम है, ये खून के बदले खून मांगता है, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हम बायू की वो एंटी नार्कोटिक वाला दोस्त को देखते हैं जिसे बायू ने जख्मी करके छोड़ दिया था। वो अभी अस्पताल में एडमिट हुआ होता है। तभी डीएसपी रत्ना वहाँ पे पहुंच जाती है और गुस्से से उसके सर के ऊपर गन तान देती है और पूछती है, बायू को किसने मारा, तुमने या फिर तुम्हारे टीम में से कोई? फिर वो कहता है कि वायु को सरजी ने मारा है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी लीक हो जाए, इसीलिए उन्होंने वायु को मार डाला। फिर वो कैंडी में मिलाया गया ड्रग्स के बारे में डीएसपी रत्ना को बताता है। दरअसल ये ड्रग्स कोई नया ड्रग्स नहीं है, इसका नाम X66 है। यह ड्रग्स 6 साल पहले वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखा गया था। 4 साल पहले ये ड्रग्स रुद्रकुंड में बनने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैन सर गुस्से से एमएलए मणि राणावत के घर जाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने कल रात मेरे घर पे क्यों हमला किया था? तो मणि राणावत कहता है, अभी अभी मैंने मेरे बेटे की चिता को आग लगा के आया हूँ और तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे घर हमला करने गया था। फिर जयंत सर कहते हैं, तो फिर अपना शर्ट ऊपर करो ताकि मैं देख सकूं मेरे पत्नी के द्वारा दिया गया घाव तुम्हारे शरीर के ऊपर है या नहीं। फिर एमएलए मणि राणावत जी अपना शर्ट ऊपर करता है तो एमएलए का शरीर के ऊपर कोई भी ताजा घाव नहीं होता है, एक पुराने घाव का मार्क वहाँ पे होता है। तो ये देखने के बाद जयंत सर उसे माफी मांगते हैं। फिर एमएलए मणि राणावत कहते हैं, अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरी एक कहानी सुन के जाओ। तुम्हें पता है मेरे ये वाला घाव कैसे हुआ? 15 साल पहले की बात है। एक बार मैं जंगल में शिकार करने गया था, पर एक हिरन ने अपने सिंग से मुझे घायल कर दिया। तभी वो मुझे मिली थी। वो मुझे अपने घर लेके गई और ट्रीटमेंट किया। उसके पति कहीं दूर शहर में रह के जॉब करता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। कब उसने मुझे दिल दे दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। वो मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। ये जो मसान वाली कहानी है ना, मैं सबसे पहले उसी से सुना था। मेरे घाव भरने के बाद मैं शहर वापस आ गया। कुछ हफ्ते बाद जब मैं वापस गया तो वो मुझे कही कि प्लीज दोबारा मत आइएगा। फिर 9 महीने बाद उसने मुझे फिर से बुलाया। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल एमएलए की बेटी कोई और नहीं, वो कल्कि होती है। फिर जयंत सर कहते हैं, तो फिर तुम उसे जंगल में क्यों छोड़ के आए? उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए? तो एमएलए कहते हैं, जब कल्कि 8 साल की थी तब मैं उसे लाने के लिए गया था, पर नरेश ने नहीं दिया। मेरे नरेश को कहा भी कि तेरी पत्नी तुझसे प्यार नहीं करती और कल्कि मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी नरेश मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कल्कि की माँ नरेश की नजरों से गिरती गई और वो ये अपमान नहीं सहन कर पाई और सुसाइड करके अपनी जान दे दी। पर नरेश अच्छा आदमी था, वो बिन माँ के बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रखा। और हाँ, कल्कि को इसके बारे में पता है कि उसकी असली बाप मैं हूँ।
ये सुनने के बाद जयंत सर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी जो कई दिनों से बीमार थी, कल्कि के उनके साथ रहने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जयंत सर के जाने के बाद लंबू कहता है, सर जी मुझे तो लगा आप यहाँ पे सब कुछ सच बता ही दोगे, जैसे कि नरेश रावत को किसने मारा और एसआई श्याम पांडे को किसने मारा। दरअसल ये सभी काम एमएलए मणि राणावत का किया कराया था। एसआई पांडे को मसान ने नहीं बल्कि लंबू ने मारा था। फिर लंबू कहता है, मेहुल की मौत का सच हमारे अलावा और किसको पता है? तो एमएलए कहते हैं, और किसी को नहीं पता, और ये सच मेरे साथ मेरे चिता तक जाएगा। फिर इंटरनेट से डीएसपी रत्ना को ये पता चलता है कि X66 ड्रग्स बैंकॉक के किसी स्कूल में देखने को मिला था। तो फिर वो स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब करने वाले सभी स्टाफ का रिकॉर्ड चेक करते हैं। और दूसरी तरफ पिछले 4 या 5 सालों में जितने भी लोग यहाँ पे रुद्रकुंड आए हैं उनकी भी डिटेल्स चेक करवा रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 4 साल पहले ही ये ड्रग्स बनाया गया था, यानी कि जो भी यहाँ पे आया है वो इसी 4 या 5 साल में ही यहाँ पे आया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल और फादर मार्कस जयंत सर के घर आते हैं और फादर उन्हें कहते हैं कि कल रात में चर्च के सामने बैठा था, तभी मैंने वहाँ पे मसान को देखा। फिर वो मसान की एक फोटो दिखाते हैं जो कि उन्होंने लिया था। फिर फादर कहते हैं, मैंने उसको पीछा किया और मैंने देखा कि वो कहाँ पे रहता है। फिर फादर जयंत सर को अपने साथ जंगल में लेके जाते हैं और जयंत सर को कहते हैं, आप थक गए होगे, ये लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीएसपी रत्ना बैंकॉक के स्कूल की वेबसाइट को चेक करती है और तभी वहाँ पे एक मिलता जुलता चेहरा दिखता है, जो कि किसी और का नहीं फादर मार्कस का था। वो यहाँ पे किसी दूसरे नाम से जॉब कर रहे थे। इसे देखने के बाद डीएसपी रत्ना को लगता है शायद ये वही है जो यहाँ पे आके ड्रग्स बना रहा है। तो वो ये बात बताने के लिए जब जयंत सर को कॉल करते हैं तो जयंत सर फोन नहीं उठाते और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जयंत सर को चक्कर आने लगता है और तभी उनके ऊपर मसान हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। 8 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मसान ने जयंत सर को डीवीएच स्कूल की चर्च में लोहे की चेन से बांध रखा है। दोस्तों अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मसान कोई और नहीं फादर मार्कस हैं। फिर फादर मार्कस कहते हैं दरअसल वो तो असली फादर मार्कस है ही नहीं। जब असली फादर मार्कस पहली बार इस चर्च पे आ रहे थे तो रास्ते में ये उन्हें मिला था। फिर उनको मार के उनकी आइडेंटिटी लेके ये यहीं पे रहने लगा। दूसरी तरफ डीएसपी रत्ना जयंत सर के घर जाते हैं तो जयंत सर की वाइफ कहती हैं फादर मार्कस आए थे, वो तो उन्हीं के साथ कहीं चले गए। फिर डीएसपी यहाँ से सीधे चर्च के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ फादर मार्कस का डुप्लीकेट या फिर हम उसको किलर भी कह सकते हैं, वो जयंत सर को कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा था, कैंडी की सप्लाई, ड्रग्स का बिजनेस, पर नहीं तुम्हें तो सब जानना है, हर जगह अपने टांग अड़ाते रहे, अब भुगतो। फिर वो जयंत सर को X66 ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है ताकि वो नशे में रहे और इसके ऊपर हमला ना कर सके। फिर वह सबकी गले में मसान की मार्क देने वाला लोहे की स्टाम्प को गर्म करते हैं ताकि वो जयंत सर को भी वो मार्क दे सकें। इनको मार के जंगल पे टांग देंगे ताकि लोगों को लगेगा कि मसान ने जयंत सर को मारा है। तभी वो सीसीटीवी के जरिए देखते हैं कि डीएसपी रत्ना चर्च के अंदर आ चुकी हैं। फिर वो जयंत के पैर में एक लोहे की क्लिप लगा देते हैं जो चेन से बंधा हुआ होता है। इससे जयंत सर के पैरों से खून निकलने लगता है। फिर जब डीएसपी रत्ना यहाँ पे पहुँचती है तो ये किलर डीएसपी रत्ना के ऊपर हमला कर देता है। जब वो डीएसपी रत्ना को लगभग मार ही डालता तभी जयंत सर बहुत ही मुश्किल से खुद को छुड़ा के वहाँ पे पड़ी हुई एक और लोहे की क्लिप को लाके किलर के सर के ऊपर रख देते हैं और दबा देते हैं। इससे किलर के सर से बहुत खून निकलने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और जयंत सर और डीएसपी उसे पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे थे। फिर वो कहता है मुझे भगवान ने नहीं बनाया बल्कि मुझे जिसने बनाया वो मेरे लिए मेरा भगवान है। तभी इनके सामने किलर अपनी पैंट उतार रहा होता है। तभी डीएसपी रत्ना उसके ऊपर गोली चला के उसे मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं जयंत सर अस्पताल में होते हैं क्योंकि किलर ने उनको जख्मी कर दिया था। तभी वहाँ पे एमएलए मणि राणावत भी आते हैं और जयंत सर को थैंक यू कहते हैं क्योंकि जयंत सर ने बायू की किलर को मार डाला था। फिर एमएलए मणि राणावत कल्कि के सामने भी ये बात कबूल करते हैं कि उन्होंने मसान के नाम पे बहुत सारे लोगों को मारा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किलर की बॉडी को जब पोस्टमार्टम किया जा रहा होता है तभी वो देखते हैं इसका तो जेनिटल ऑर्गन ही नहीं है। उसके बाद डीएसपी रत्ना तुरंत जयंत सर के पास जाते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों जो किलर अपना पेंट उतार रहा था वो दरअसल यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई और भी है जो कि बच्चियों की रेप करता है। एक बार प्रिंसिपल ने कहा था कि वो फादर मार्कस को 15 साल से जानते हैं।
लेकिन कुछ साल पहले ही तो फादर मार्कस एक दूसरी नाम से थाईलैंड पे रहते थे और वहाँ पे अपने ड्रग्स की धंधा करते थे। यानी कि प्रिंसिपल ही वो दूसरा मसान है जो कि फादर मार्कस के साथ मिलके ये कांड कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मणि राणावत कल्कि से कहते हैं कि बेटा तुमसे 2 मिनट बात करना है। फिर कल्कि मणि राणावत की बात को मान लेती है और 2 मिनट बात करने के लिए साइड में चली जाती है। फिर कल्कि कहती है आपकी ही बेटे ने मेरे पापा को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था और आप ही के लोगों ने मेरे पापा को लेकर ब्रिज में जिंदा जला दिया। तब एमएलए मणि राणावत कहते हैं बेटा सच हमेशा सबके लिए अलग अलग होता है। मैं और तुम्हारे पापा नरेश ने जो भी किया बस तुम्हें सेफ रखने के लिए किया। दोस्तों फिर हम वो फ्लैशबैक देखते हैं जब एमएलए मणि राणावत जी नरेश रावत को मिलने के लिए जेल पे गए थे। वो नरेश को कहते हैं देख तेरी बेटी बाहर सबको ये बता रही है कि मेरे पापा ने मेहुल को नहीं मारा, तो अब तू खुद बता अगर तेरी बेटी की बात पे पुलिस भरोसा कर ले तो फिर तो वो तुझे छोड़ देगी, लेकिन पकड़ेगी किसको? तेरी बेटी को। यानी कि मेहुल के साथ लास्ट टाइम किसे देखा गया था? तेरी बेटी को। तो तू खुद सोच ले तू जेल में रहेगा या फिर तेरी बेटी, हम दोनों में से किसी को तो मरना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों नरेश पहले से ही जानता था कि लोग यहाँ पे आएंगे और उसे यहाँ से लेके जिंदा जला दिया जाएगा और वो ये सब के लिए रेडी था क्योंकि वो अपने बेटी को एक अच्छी भविष्य देना चाहता था। फिर हम देखते हैं एमएलए मणि राणावत जी कल्कि के कान में कुछ धीरे से कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल कल्कि को गन पॉइंट पे किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी पे ले जाते हैं और जयंत सर को कॉल करके कहते हैं अगर तुम कल्कि को जिंदा देखना चाहते हो किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप बाहर आ जाओ। उसके बाद जयंत सर बाहर जाते हैं और प्रिंसिपल उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो प्रिंसिपल उनके अंदर X66 ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि उनको धीरे धीरे ड्रग्स का नशा होता जाएगा और वो प्रिंसिपल के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल उनको गाड़ी चलाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि बचपन से ही मुझे लड़कियां बहुत पसंद थी। मैं जब छोटा था मैं तब से ही बलात्कार करना शुरू कर दिया था। एक बार मैंने एक लड़की का बलात्कार किया था, उसकी बाप मुझे ढूंढता हुआ आया था पर उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन हमारे मोहल्ले के मेरा एक दोस्त था। उसने उसे मुझे समझ के उसका जेनिटल पार्ट को काट दिया। तभी मैंने डिसाइड कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी जिंदगी इसके साथ रहूंगा। और फिर हम दोनों भाई बन गए और आपस में मिलके काम करने लगे और तुम्हारी वजह से मेरे भाई मारा गया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम थाईलैंड में गए और ऐसे बहुत सारे देश में गए जहाँ पे ड्रग्स बना के बेचने लगे, लेकिन एक बार वहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ बच्चे मर गए तो इसलिए हमें वहाँ से भाग के इंडिया आना पड़ा। जब लड़कियां 10-15 साल की हो जाती हैं तो मैं उनका किडनैप कर लेता हूँ और बेहोशी की हालत में उनके साथ बलात्कार करके वापस उन्हें छोड़ देता हूँ। वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। फिर वो कहता है बायो की सर्जी भी मैं था, कहीं मेरी आइडेंटिटी लीक ना हो जाए इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिर वो जयंत सर को एक झील के ऊपर खड़ा कर देता है। झील के ऊपर बर्फ जमा हुआ होता है। फिर जयंत सर प्रिंसिपल को पूछते हैं तुमने मेहुल को क्यों मारा? फिर वो कहते हैं मैंने मेहुल को नहीं मारा। फिर वो जयंत सर के सीने पे एक गोली मारते हैं और नीचे जमा हुआ बर्फ पे भी गोली मारते हैं। फिर बर्फ टूट जाता है और जयंत सर नीचे झील में गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो ऊपर वापस उठ दे झील वापस से जम जाता है और फिर हम देखते हैं कि जयंत सर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबते जा रहे होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कल्कि प्रिंसिपल के आंख में एक छोटी सी लकड़ी घुसा देती है जिसके वजह से उनकी वो आंख फूट जाती है और फिर कल्कि झील के अंदर जाके जयंत सर को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ने जो गोली जयंत सर के सीने में चलाया था वो उस बिन्नी वाले पत्थर पे लगा था। आपको याद होगा कि जयंत सर की वाइफ उस बिन्नी वाले पत्थर को जयंत सर के एक जैकेट में रख दी थी और आज जयंत सर उसी जैकेट को पहने थे, इसीलिए जब गोली चला तो गोली जाके उस पत्थर पे लगा। इसकी वजह से जयंत सर आज जिंदा हैं। फिर हम देखते हैं कल्कि एमएलए मणि राणावत के घर जाती है और उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं नारकोटिक वाले उस ऑफिसर को एमएलए मणि राणावत ने अपने घर पे रख के उसको कूट रहा होता है क्योंकि वो उनके बेटे के साथ धोखा किया था। फिर हम देखते हैं कि कल्कि अपने मन ही मन कुछ सोचती है और हम भी देखते हैं कि एक्चुअली में उस रात हुआ क्या था। ड्रग्स के नशे में दोनों इंटीमेट होने के बाद मेहुल को रियलाइज होता है कि उन्होंने जो किया ये सही नहीं है। फिर वो ये बात कल्कि को बताता है। फिर कल्कि कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो मेहुल कहता है कि तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो, उसके आगे कुछ नहीं, मैं साहिबा को धोखा नहीं दे सकता। यानी कि दोस्तों मेहुल कल्कि से नहीं, मेहुल साहिबा से प्यार करता था। ये सुनने के बाद कल्कि को गुस्सा आता है और दोस्तों यहाँ पे होता है सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील। फिर वो
वो गुस्से से मेहुल को चाकू मार के मेहुल की खून कर देती है। उसके बाद वो घबराहट में अपने घर जाती है और अपने पापा को बताती है कि मैंने नरेश का मर्डर कर दिया। तो उसके पापा कहते हैं तू एक काम कर, तू यहाँ से चली जा और कहीं पे छुप जा, और जब सामने आएगी तो सभी को यही बताना कि मेहुल को मसान ने मारा है। और कल्कि ऐसा ही करती है। फिर कल्कि के पापा देखते हैं कि चाकू की हैंडल तो यहीं पे पड़ा हुआ है, फिर वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर आपको याद होगा कि जब उनको लगा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तब वो उसे जमीन पे गाड़ देते हैं। और जब डीएसपी रत्ना नरेश रावत को पकड़ने के लिए आए थे, तो ये उनसे छूट के सबसे पहले एमएलए मणि राणावत के घर गया और उनको ये पूरी कहानी बताई कि दरअसल हुआ क्या है। उसके बाद मणि राणावत को कहा कि आप कुछ भी करिए पर कल्कि को बचा लीजिए। उसके बाद मणि राणावत ने ये प्लान सोचा। उसने नरेश को कहा कि तुम एक काम करो, मेहुल की खून की इल्जाम तुम खुद के ऊपर ले लो ताकि तुम्हारी बेटी बच जाए। और वो ऐसा ही करता है। यानी कि कल्कि की सच उसकी दोनों पापा को पता था और किसी को नहीं। अस्पताल में एमएलए मणि राणावत जी कल्कि के कान में यही कहा था कि मेहुल वाले इंसिडेंट के बारे में मुझे भी पता है, नरेश ने खुद मुझे बताया था और हमने जो भी किया बस तुम्हें बचाने के लिए किया। यानी कि दोस्तों कल्कि शुरुआत से हम सबको झूठ बताते आ रही थी कि मेहुल को मसान ने मारा। फिर कल्कि मन ही मन में जयंत सर को थैंक यू कहती है उसकी इतनी अच्छे से ख्याल रखने के लिए, और वो उनको सॉरी भी कहती है क्योंकि वो उनको पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लाइमैक्स है ना, ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन का भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।